हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी मेंटोस मैथ क्लासेस। मैं हूं आपकी टीचर दीक्षा। हमने कल किया था 5.1 के एक्सरसाइज से पहले वाली थ्योरी और एग्जाम्पल्स। ठीक है, हम कर चुके हैं और हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एक्सरसाइज के कर चुके हैं। मैंने फर्स्ट छुड़वा दिया था, थोड़ा सा अलग टाइप का है इसीलिए छुड़वा दिया था। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, in which of the following situation does the list of number, वो कह रहे नीचे दिए गई situations, ठीक है। situations मतलब यानी कि डेली यूज़ में जो हमारी चीज़ें आती है उसके हिसाब से उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स नीचे लिखी हुई हैं। डज द लिस्ट ऑफ अ नंबर, लिस्ट ऑफ अ नंबर यानी बहुत सारे नंबरों की लिस्ट है। इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो कह रहे हैं कि जो हमने नीचे सिचुएशन दी हुई है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से दी गई, यानी एपी ट्रम के हिसाब से। एंड वाई, क्यों दी हुई है, क्या ये सिचुएशन है या नहीं है, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। फर्स्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। फेयर यानी भाड़ा, भाड़ा यानी पैसे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कंपनी में पैसे मिलते हैं, आप एम्प्लॉय हैं तो वो सैलरी मानी जाती है। और अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं और अगर आपको पैसे दिए जाते हैं, दैट इज़ अ वेजेस, ठीक है। वैसे ही अगर हम टैक्सी हो गया या फिर रिक्शे वाला हो गया, उससे जो मिलते हैं वो होता है भाड़ा। तो भाड़ा को बोलते हैं, उस भाड़े को बोलते हैं फेयर, FARE, ठीक है। आफ्टर ईच किलोमीटर when they far is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each addition kilometer। वो कह रहा है फर्स्ट किलोमीटर आपको दिया हुआ है, फर्स्ट किलोमीटर के हिसाब से रुपीज़ दिए हुए हैं 15। वो कह रहा है हर किलोमीटर। अब जब कभी भी सेकंड किलोमीटर आ गया, 2 किलोमीटर, फिर एक और जमा कर दो, फिर एक और जमा कर दो, उसमें क्या बोल रहा है वो 1 किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है, ₹8 लग रहा है एडिशनल में। एडिशनल यानी ऐड करते चलो, यानी फर्स्ट टर्म हमारी 15 है तो 15 में 8 प्लस करोगे, क्या टर्म आ जाएगी 23 में फिर 8 जमा करोगे, फिर कितना आ जाएगा 31, ठीक है। ऐसे करते करते 100 ऑन हमारी ये एपी ट्रम बन गई, क्योंकि हमें एपी ट्रम के हिसाब से निकालना है, तो ये हमारी एपी ट्रम बन गई है, ठीक है। और एपी ट्रम के बारे में अगर हमें लिखें कि इसमें ये एपी ट्रम है कि नहीं है सिचुएशन के हिसाब से, तो हम लिखेंगे द ट्रम्स। देखो अब ये लगातार चल रहे हैं तो लगातार इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कॉन्टिन्यूसली यानी लगातार, ठीक है। तो ट्रम है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज द ट्रम continuously increase by the same number, और सेम नंबर क्या है, किससे इंक्रीज हो रही है 8 से, ठीक है। सो 8 इज, आप ये लिख सकते हैं, इट इज एपी ट्रम, ठीक है। अब है इसका सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। वो कह रहा है ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें भरी हुई है एयर। आगे क्या कह रहा है, व्हेन अ वैक्यूम पंप, आपने देखा होगा पंप से भरी जाती है, एक पंप आता है उससे हम गैस भरते हैं। आप चाहो तो एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, साइकिल में अगर आपने हवा भरनी है तो एक पंप आता है, उसको आप दबाते जाओ तो हमारी साइकिल में हवा भर जाती है। उसी तरीके से एक पंप आता है जिसको हम वैक्यूम पंप बोलते हैं, ठीक है, वैक्यूम पंप। रिमूव 1/4, वैक्यूम पंप क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग
remaining in the cylinder at a time। ठीक है, इसको मैंने पूरा लिख दिया। इज मतलब होता है इज इक्वल टू, अगर वो इक्वेशन में नंबर्स के साथ इज लिखा होता है तो हम इज इक्वल टू लिख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में इसको मैंने बता रखा है। थर्ड फोर्थ चैप्टर जब आप करोगे तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी। 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग ऑफ अ सिलेंडर, इसका मतलब है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और एरिया रिमेनिंग का मतलब क्या है ना, एयर कितना बच गया। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, लेट करते हैं, लेट द अमाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, तो लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ, या फिर इन द भी लिख सकते हो, लेकिन बुक में अ लिखा है, इन अ सिलेंडर, तो हमें दे तो नहीं रखा है, इसको मान लो एक्स। ठीक है, यानी इस वाले के लिए हमें एक्स, यानी ये लेकिन रिमेनिंग बोल रहा है, ये कंप्लीट एक्स है। अब रिमेनिंग के लिए क्या करें, सबसे पहले ये किसका हिस्सा है, एक्स का हिस्सा है, क्योंकि पहले वाली कंडीशन में 1/4 इंटू एयर रिमेनिंग, यानी कि अभी तो निकला ही नहीं है, एक्स ही रहेगा, अभी तो नहीं निकला क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन को। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स, ठीक है, माइनस रिमेनिंग निकालना है ना हमें, तो -1/4 इंटू किसका, ये क्या है हमारे पास, क्या दे रखा था, एक्स दे रखा था। ठीक है, अब रिमेनिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में रिमेनिंग बोला है और रिमेनिंग कैसे निकला हुआ है, इस पार्ट का जो पहले से पार्ट दिया हुआ है, ये हमें कंप्लीट दिया हुआ है, कंप्लीट में से माइनस करेंगे हम 1/4 इंटू एरिया रिमेनिंग अभी तो स्टार्ट किया है तो वही होगा। सपोज अगर आपके पास एक चॉकलेट है, चॉकलेट का इतना हिस्सा मुझे किसी को देना है, तो क्या करोगे, ये इसका इतना हिस्सा, लेकिन मुझे नहीं पता चॉकलेट कितनी बड़ी है और उसका क्या वेट है, तो उसके हिसाब से हम इनटू कर देंगे और कंप्लीट माइनस जो उसका हिस्सा है ना, तो बच्ची कुची आ जाएगी, जो बचा रिमेनिंग पार्ट है वो मेरे पास आ जाएगा। इसीलिए ये तो हमें देनी थी चॉकलेट, तो ये रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। आगे चलते हैं, पहले वाले कंसेप्ट में ये आ गया, हमारे को रिमेनिंग नहीं पता था, तो ये टोटल है और टोटल में से ये उसने बोला था कि जो टोटल होगा उसमें से माइनस करना पड़ेगा 1/4 ऑफ रिमेनिंग। अभी रिमेनिंग को एक्स माना है, इसको भी एक्स, क्योंकि देखो जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है, अब उसको रिमेनिंग तब निकालेंगे जब हम उसमें से कुछ यूज़ करेंगे। अब यूज़ नहीं किया हो तो रिमेनिंग पार्ट ऐसे निकालेंगे, यहाँ से हमारा रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, इसको एक्स, इन दोनों मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं है तो 4 आ जाएगा। और जब कभी भी एक सिंपल इक्वेशन हो, एक फ्रैक्शन इक्वेशन है, तो हमेशा हम एलसीएम लेके ही इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन अकेले सॉल्व नहीं होती। तो 4 आ गया, 4x माइनस 4 से 4 कैंसिल x, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 3x अपॉन में 4। ठीक है, ये रिमेनिंग पार्ट आ गया, ये आ गया आपका रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्ट हमें गिवन नहीं था तो रिमेनिंग पार्ट निकाल लिया। आगे चलते हैं, तो ये दूसरी कंडीशंस वाला केस हो गया, वो पहली बात थी। तीसरे वाले में ये तुम्हारा रिमेनिंग है ही, है ना। अब वो कह रहा था रिमेनिंग, जो रिमेनिंग है अब उसका पार्ट, क्योंकि अब इतना बच गया है हमारे पास, इतनी चॉकलेट बच गई है, तो इसी का ही 1/4 हिस्सा। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका 1/4 हिस्सा। अब सपोज इतनी चॉकलेट थी, इसका 1/4 हिस्सा, फिर उसके बाद इतनी चॉकलेट बच गई, ये वाला पार्ट बच गया आपके पास, फिर उसका 1/4 हिस्सा, इतना पार्ट बच गया, फिर उसका 1/4 हिस्सा, क्योंकि जैसे जैसे बचता जाएगा वैसे वैसे हमें रिमेनिंग पार्ट निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास, माइनस कर दो,
ये आ जाएगा 3x अपॉन में 4 4 16, निकाल लो एलसीएम 16, 4 4 3 12 x माइनस ये हो जाएगा 3x। अगर ये आपको करना नहीं आता तो मैं बता देती हूँ, यहाँ से आप डिवाइड करेंगे, ये 16 को बाहर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 4 आएगा, जो आंसर आता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई यानी 12x। ऐसे ही इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये हमेशा ऐसे आगे लिखना क्योंकि सेम है, इसीलिए मैंने पीछे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हमें ऐसे लिखना है, 1 आ गया, 1 को उससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं, इसमें आ गया आपका 9x अपॉन 16, तो ये आ गया रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। अब 1 2 और निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अब हमारे पास यहाँ पर जो आया है वो आया है यहाँ पे हमारे पास 2 3 आ चुके हैं, एक आ चुका है, x आ चुका है, ठीक है। x के साथ साथ फिर हमारे पास सेकंड आ चुका है 3x अपॉन में 4, और फिर आ चुका है 9x अपॉन में 16, ठीक है, डैश डैश डैश। अब इसमें से ये माइनस करके देख लो, 2 माइनस करने पड़ते हैं, ये मैंने आपको बताया रखा है। तो d निकाल लो, d 2 बार ही निकलेगा और हमने निकाला भी 2 बार ही है, ठीक है। निकाल लेते हैं इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, कर दिया, माइनस कर दो, 4 3x, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 4x, d आ गया यहाँ पे 16 और 9x, 4 4 3 12x, ये आ गया d इज इक्वल टू 3x अपॉन में 16 और ये आ गया माइनस x अपॉन 4। तो हमारा ये दोनों जो आंसर हैं वो सेम नहीं आ रहे, यानी कि ये एपिड्रम नहीं है। तो एपिड्रम नहीं है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका क्या लिखोगे, लास्ट में क्या लिखोगे, दीज नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन एपी। आप लैंग्वेज ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। दिस नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट एन एपी। जो भी आपको इजी लगे आप वो लिख लो। आगे चलते हैं, थर्ड देखें, The cost of digging a wall after every minute of digging. Digging मतलब खोदना, वो कह रहा है the cost of digging a wall, cost of digging a well मतलब कुआं खोदा गया, उस cost of digging a after every meter of digging, मीटर, ठीक है। वो कह रहा है हर एक मीटर में उसको अमाउंट मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, यानी कि खोदना है कुएं को, उसकी कॉस्ट बता रहा है। एवरी मिनट यानी 1 मिनट के हिसाब से उसे, व्हेन इट कॉस्ट इज 150, अगर वो हर एक 1 मीटर करता है, खोदता है, तो उसे 150 रुपीज़ मिलते हैं for the first meter and rising by ₹50 for each subsequent meter। subsequent meter मतलब लगातार, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर कह रही हूँ, 1 मीटर किया तो दूसरा मीटर करेंगे तब तक, फर्स्ट मीटर किया उसके लिए पैसे इतने मिलेंगे, सेकंड जब मीटर करेंगे तो 50 ऐड होते जाएंगे, वो ये कह रहा है। तो इसका मतलब है पहला ये, दूसरे में 50 फिर ऐड, फिर 50 जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ पर आंसर आ गया 200, 200 में फिर ऐड, ये हो गया 250, फिर ऐड 350, ऐसे सो ऑन, ठीक है। ये भी हमारा डी सेम है, तो आप इसकी लाइन क्या लिखोगे,
कॉन्टीन्यूस इंक्रीज बाय 50 एंड इस फॉर्म AP। ये वाली जो लाइन है वो आप खुद एक बार ट्राई करना, नहीं आएगी तो कमेंट सेक्शन में बताना। इसमें जो लाइन मैंने आपको पीछे बताई थी, आपको मैंने यहाँ बताई थी ना एक लाइन, यहाँ वाली, ये वाली ऐसे ही यहाँ पर लिखनी, बिल्कुल सेम, ठीक है, सेम लाइन लिखनी है, सेम एज फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest। वो कह रहा है अमाउंट ऑफ अ मनी, ठीक है, आपको पैसे दिए हुए हैं एवरी ईयर के हिसाब से, और वो स्टार्ट कह रहा है, स्टार्ट उसने 10,000 डिपॉजिट किए, यानी जमा करे हैं, डिपॉजिट किए, ठीक है। एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है CP इंटरेस्ट, CI कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 8%, यानी कि ये हमारा रेट दे रखा है, ठीक है।